डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका जामिया एमए एंट्रेंस टेस्ट 2021 के एक और लास्ट ईयर्स पेपर एनालिसिस के साथ में। इस बार मैं कोशिश कर रहा हूं ऑन रिक्वेस्ट ऑफ माय स्टूडेंट जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम ले रहे हैं, परहैप्स ये 10th को है। बहुत कम टाइम है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि कुछ पास्ट ईयर्स पेपर को मिला करके उनको जल्दी से हेल्प किया जाए। ये एक काइंड ऑफ समझिए कि लास्ट मोमेंट मेरी कोशिश है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट को भी हेल्प किया जाए। लेकिन जैसा आपको पता है कि ये यूजफुल होगा और भी एग्जामिनेशंस के लिए, पर्टिकुलरली यूजीसी नेट एंड अदर एंट्रेंस टेस्ट, बिकॉज हर बार की तरह एक क्वेश्चन के थ्रेड को लेके एडिशनल इंफॉर्मेशन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। सो लेट अस बिगिन। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, इसकी जो सिलेबस है उसको एक बार देख लीजिए। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही रहने की आशा है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि एमसीक्यू, इसलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा, ऐसा मान के चलिए, जैसा कि आईआर में था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पे काफी क्वेश्चन रहेंगे, जो कि पॉलिटिकल साइंस में भी कॉमन है। और ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मे बी 25-30% रह सकता है। और करंट इवेंट भी इसी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया भी है, सब में कॉमन ही है उस टाइप के। बहुत ज्यादा करंट इवेंट पे रहने की आशा नहीं है, इन तीनों से ही ज्यादा रहेगा। और एक बार फिर से रिपीटेटिव होने के बावजूद भी मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर जो है एग्जामिनेशन गाइड जो पॉल साइंस हेल्प की है, जो मैंने लिखी है, उसको जरूर आप जो है यूज करें। ऑफ कोर्स वो एक गाइड है, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन सबसे वन ऑफ द अच्छी गाइड जो अवेलेबल हो सकती है, मैंने कोशिश की है। सो इसको आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, एक दो इंफॉर्मेशन और डिस्क्लेमर। पहला कि ये जो पेपर है ये 2016 एंड 2017 इसका मिक्स है। अब मैंने कोशिश इसलिए क्यों किया है क्योंकि मैं 2020 का बनाया था। अब 4 साल का तो आपके लिए बनाना एकदम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मेरे लिए इतना समय नहीं है। तो मैंने पिक किया है क्वेश्चन 2016-17 में से, उन क्वेश्चन को छोड़ दिया जैसे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी या एकदम आर्बिट क्वेश्चन है जो आपको कहीं और नहीं आएगा, तो मैंने वैसे क्वेश्चन लिया। दूसरा डिस्क्लेमर मैं ये दूंगा कि इवन सेलेक्ट करने के बाद भी इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसका कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है। मैंने कोशिश की है रिसर्च करने की। आई एम नॉट ओमनीसियंस, मतलब मेरे पास में दुनिया भर का ज्ञान नहीं है, और खास करके फैक्ट का मैं कोशिश करता हूं आपके लिए जुटाने की। और उसमें से कई फैक्चुअल जो है इवन नेट पे नहीं है, रिसर्च करने पे नहीं है, मेरे थॉट में नहीं आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या कह सकते हैं, मोस्ट आर्बिट। तो वैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हैं जिसका कोई डेफिनेटिव आंसर मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आंसर की भी नहीं है। थर्ड, मैं ये कहूंगा कि मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और भी एक एक बार मिक्स कोशिश करूं, लेकिन नहीं तो मतलब एक्सक्यूज में, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको जो हेल्प हो सके इवन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को दें। विद दिस डिस्क्लेमर जो है हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। पहला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट टू वोट एंड टू कंटेस्ट इलेक्शन इन इंडिया इज ए। देखिए, कई बार आपके जहन में आएगा कि राइट टू वोट एक फंडामेंटल राइट है या इलेक्शन में कंटेस्ट होना, लेकिन क्या फंडामेंटल राइट जो हमारे जो आर्टिकल में है 12 to 35 में, या कर लीजिए पार्ट 3 में, जितने भी टाइप के फंडामेंटल राइट है, उसमें कभी आपने राइट टू वोट देखा? आपने नहीं देखा होगा। इसलिए ये राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है इसको कहा जा सकता है, लेकिन इस पे भी कोर्ट में डिबेट है कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वो हैं जो कि फंडामेंटल राइट वाले पोर्शन में ना हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे लिखे हुए हो। तो आर्टिकल 326 मुझे लगता है शायद, इसमें जो है राइट टू वोट के बारे में लिखा है। लेकिन बहुत ज्यादा जो लोगों की राय है, जो मैं समझ पाया हूं, कि ये एक लीगल राइट है इंडिया में। लीगल राइट मतलब जो एक्ट से दी जाती है, लाइक पीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है इंडिया में, उसके तहत, या अदर जो एक्ट्स हैं जो स्टेट आपको देती है, उसके तहत आपको मिली हुई है। तो इस पे एक
कोर्ट केस भी है PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उसमें भी इस पे जजेस ने डिफरेंट डिफरेंट राय दिया है। कुछ जजेस की व्यू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कुछ का कहना है नहीं ये लीगल राइट है। तो मेरे अनुसार से इसको जो है आप लीगल राइट यदि कहते हैं तो शायद ठीक होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा है। आपको मैंने बताया है कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक दीवार है। खास करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक स्पिरिटेडनेस, वेलफेयर और गवर्नमेंट के सॉवरेन फंक्शन से रिलेटेड है। इसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं है, पब्लिक वैल्यू क्रिएशन है। जबकि प्राइवेट जो है उसमें वेल्थ एंड इनकम क्रिएशन, शेयर होल्डर्स वेल्थ एंड प्रॉफिट इनकम, इस पे ज्यादा जोर होता है। अब यहाँ पे ये कहता है कि कौन सा इसमें से नहीं है। आप देखिए इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, पहले तो ये वर्ड से ही आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट मतलब ये ट्रीटमेंट ऑफ क्लाइंट या कस्टमर कर रहे हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भेदभाव नहीं कर सकता क्लाइंट के बीच में। उसके लिए एक गरीब नंगा भूखा आदमी और एक बहुत अमीर आदमी के बीच में ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों को एक ट्रीटमेंट होगा। लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन ट्रीटमेंट अलग अलग करता है। आपने देखा है कैसे क्लास ऑफ सर्विस होती है, जो रिच लोग हैं उनके लिए अलग टाइप ऑफ सर्विस, जो पुअर है उनको तो एंट्री भी नहीं। इसलिए इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट तो होगा डिफरेंस, तो नॉट में ये नहीं आएगा। लीगल अथॉरिटी भी दोनों की अलग अलग है, ये गवर्नमेंट की सॉवरेन पावर से निकलती है। पब्लिक वेलफेयर भी एक, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, प्राइवेट को इससे पब्लिक वेलफेयर से सीधा नाता नहीं है। लेकिन मैनेजरियल टेक्निक में दोनों जो है लगभग एक जैसे हैं। मतलब काफी जो है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के मैनेजरियल टेक्निक मिलते जुलते हैं। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बाद तो बिल्कुल, इसलिए सही आंसर इसमें डी होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, थिंकर्स हु डिफरेंशिएटेड पब्लिक वर्सेस प्राइवेट प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें नाम देख लीजिए, खास करके पॉल एच एप्पलबाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर्बर्ट साइमन है, पीटर ड्रकर। ये सब पूछा जाता है कि कौन इसमें से पब्लिक वर्सेस प्राइवेट को नहीं डिफरेंशिएट किया, और जो नहीं मानते हैं डिफरेंशिएशन, हेनरी फयोल हैं, मैरी पार्कर फोले हैं और ओरविक हैं। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें है। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अल्टीमेटली लीड्स टू, अब ये क्वेश्चन देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी कंपैरेटिव स्टडी की जा सकती है, जैसे कि फ्रेडरिक्स ने किया कि आप 5 कंट्री के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए और फिर उसके पैटर्न ढूंढिए कि क्या उसमें कॉमन है। इसका अल्टीमेट एम क्या है? थ्योरी बिल्डिंग है सीधा, और बाकी चीजें अल्टीमेट एम नहीं है। द टूल एम्प्लॉयड बाय रिक्स, फिर रिक्स पे आ जाते हैं, इन एक्सप्लेनिंग द टाइपोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। बेसिकली ये क्वेश्चन जो भी वर्ड में कहें, वो उन्होंने कौन से जो थ्योरेटिकल अप्रोच को अपनाया था अपने इकोलॉजिकल थ्योरी को प्रपोज करने में, जो मैंने आपको पढ़ाया भी है, वो बेसिकली स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, जो कि एलमंड एंड पावल ने दिया था डेविड ईस्टन के सिस्टम अप्रोच को लेकर के। तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके साथ में, डेविड ईस्टन सिस्टम अप्रोच, गैब्रियल एलमंड एंड पावल स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, और इसको यूज करके फ्रेडरिक्स ने अपना इकोलॉजिकल थ्योरी दिया। द टर्म डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाज क्वाइंड बाय, ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल आंसर में दिया हुआ है, एडवर्ड वेटनर, इसलिए सीधा इसको याद कर लीजिए। द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अभी एक थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कितना इंपॉर्टेंट ऑफिस है, एक डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है। अब उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कई जगह कहा नहीं जाता है, उसको डीसी कहा जाता है, डिप्टी कमिश्नर। इनका रोल जो है बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर है और रेवेन्यू कलेक्शन है। ये डी ये जो प्रिंसिपल, तो डिसेंट्रलाइजेशन तो ओवर आर्किंग है, और ये सब डिसेंट्रलाइजेशन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। डिकंसंट्रेशन, डेलीगेशन, डिवोल्यूशन। मेरे अनुसार से इट इज डेलीगेशन। डेलीगेशन में क्या होता है कि आप डिसेंट्रलाइज इस तरह से करते हैं कि लोअर जो यूनिट है उसको कुछ डिसीजन मेकिंग पावर भी उसको मिल जाते हैं, लेकिन आप ऊपर से सुपरवाइज भी करते हैं। तो कलेक्टर को डिसीजन मेकिंग पावर होता है, इसलिए मेरे अनुसार से ये सी है। पर कोई डेफिनेटिव आंसर इसका आप जो भी सेटर बोले, डिवोल्यूशन तो नहीं होगा। अब ये डिकंसंट्रेशन या डिसेंट्रलाइजेशन कह दे तो अलग बात। द जीरो बेस्ड बजट वॉज क्रिएटेड बाई, लेकिन इसका डेफिनेटिव आंसर है, ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीटर ए फेयर ने डेवलप्ड व्हाट द ही टर्म जीरो बेस्ड बजटिंग इन 1960, ऑफ कोर्स अमेरिका में, एंड इम्प्लीमेंटेड इट टेक्सास इंस्ट्रूमेंट। इंडिया में मैंने यहाँ देने की कोशिश की है कि जीरो बेस्ड बजट जो है वो 1983 में पहली बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने अपनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और फिर 86 में जो है पूरे इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अपना लिया। तो उस समय राजीव गांधी का शासन था, आप देख सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द टोकन कट मनी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो कट मोशन होता है वो दो तीन टाइप का होता है, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। एक पॉलिसी कट होता है, इकोनॉमी कट होता है और टोकन कट होता है। टोकन कट जो है वो 100 रुपये का होता है, पॉलिसी कट 1 रुपये का होता है, और इकोनॉमी कट जो है वो जो भी अमाउंट उचित समझे लेजिस्लेचर उतने से कट होता है। कट मोशन का मतलब क्या होता है? ये डिमांड फॉर ग्रांट, डीएफजी शॉर्ट में बोलते हैं। डिमांड फॉर ग्रांट जो है पार्लियामेंट में डिस्कस होती है एज पार्ट ऑफ बजट। डिमांड फॉर ग्रांट क्या है? अ, एक प्रिंसिपल है, बजटरी प्रिंसिपल या फाइनेंशियल प्रिंसिपल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, कि एक भी पैसा जो सरकारी खजाने से एग्जीक्यूटिव बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के नहीं खर्च कर सकते हैं। उसके लिए बजट पास किया जाता है। बजट इज ए इंस्ट्रूमेंट जिसमें उसके पार्ट में पार्लियामेंट से मांगा जाता है अप्रूवल की, सर आप प्लीज अप्रूव कीजिए, ये मिनिस्ट्री इतना डिमांड दिया है, ये मिनिस्ट्री इतना डिमांड। तो वो जो मिनिस्ट्री डिमांड देते हैं उसको डिमांड फॉर ग्रांट्स बोलते हैं, और उसकी अप्रूवल पार्लियामेंट देती है। लेकिन यदि विरोधी उस पर आवाज उठाएं और बोले कि भाई ये जो पॉलिसी है एग्रीकल्चर की, ये पॉलिसी कट हम लगाना चाहते हैं, तो 1 रुपये से, तो यदि वो पास हो जाए कट मोशन, सरकार गिर जाएगी। इसी तरह से टोकन कट जो है 100 रुपये का होता है, मतलब जस्ट एक अमाउंट दे दिया गया आपको ह्यूमिलेट करने के लिए सरकार को। यदि सरकार मेजोरिटी में नहीं है लोकसभा में तो वो बिल पास हो जाएगा और सरकार गिर जाएगी। और इकोनॉमी कट तो एक्चुअल होता है कि भाई आपको इतने करोड़ रुपए से कम करना है। तो कट मोशन जो है, इस बारे में आपको बहुत चीजें जाननी चाहिए क्या है, और ये भी जानना चाहिए कि यदि ये पास हो जाए तो सरकार लूज कर जाती है कॉन्फिडेंस लोकसभा का और गिर जाती है। तो इसका सही आंसर है बी। अब यहाँ पे जो है कुछ मैच करने के लिए हैं, मतलब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैं और उनके बारे में कुछ कहा गया है। तो द सेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म, इस पे भी रुक जाइए। फ्रांसिस बैकन ऑफ मैनेजमेंट लिटरेचर। अब फ्रांसिस बैकन पता नहीं आपको पता है या नहीं, मैंने यहाँ लिखा है। फ्रांसिस बैकन 16-17 सेंचुरी इंग्लिश फिलोसफर थे। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म, मतलब ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड जो मेथड होती है, एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ इंक्वायरी। तो इम्पेरिसिज्म के जो फादर हैं, तो उनके उसको कंपेयर करते हुए हेनरी फयोल को कहा जाता है, जिन्होंने कि मैनेजमेंट पे काफी कुछ लिखा। फाउंडर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक से वर्डेड नहीं है ये तो आपको पता है कि मैक्स वेबर एक सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी लिखा और सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने देखा। फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोर्स वुडरो विल्सन, जिन्होंने 1887 में जो आर्टिकल लिखा स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसी से उसकी शुरुआत होती है। तो एक ही बच जाता है अब्राहम मास्लो, मैंने आपको बताया है, ये इन्होंने हिरार्की ऑफ नीड दिया है, मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया हिरार्की ऑफ नीड क्या होता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म। अब यहाँ पे देखिए फिर मैच करने के लिए आया है, यहाँ पे 5 है और यहाँ 4 है, ये भी एक मजेदार है। तो लीडरशिप, अब ये बहुत अच्छा ये सब क्वेश्चन है नहीं। लीडरशिप, तो इट इम्प्लाइज कॉमन गोल, परस्यूट ऑफ कॉमन गोल। मेरे हिसाब से सुपरविजन तो मॉनिटरिंग सुपरवाइजर, मॉनिटरिंग सबऑर्डिनेट इज सुपरविजन ऑफ कोर्स, एंड कोऑर्डिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कोऑपरेशन कह सकते हैं। और डेलीगेशन इज ऑथोरिटी इज रिवोकेबल बाय द बॉस। रिवोकेबल मतलब उसको फिर से लिया जा सकता है। यदि आपने किसी बॉस ने यदि आपको डेलीगेट किया सबऑर्डिनेट को, तो वो आपसे छीन भी सकता है। तो ये आप कह सकते हैं। यहाँ अगेन मैच करने के लिए है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है उसको ग्रेप वाइन बोला जाता है। ग्रेप वाइन मतलब जैसे अंगूर की लत होती है, एक से दूसरे, एक से दूसरे। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में एक तो फॉर्मल, मान लीजिए ऑर्डर निकला, मेमो निकला, नोटिस निकली। दूसरा, एम्प्लॉय जब कैंटीन में, लॉबी में एक दूसरे से कानाफूसी करके जो फैलाते हैं, वो इतना सुपर तेजी से फैलता है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे अरे यार ये जो है ऑफिसर अभी उसका ट्रांसफर होने वाला है एक सुपर बॉस का, तो ये इतनी तेजी से फैलती है, उसको ग्रेप वाइन बोलते हैं। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सकती है। अब ये जो रेट बस्टर एंड स्क्विलर जो है, ये जो जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के हॉथोरिन एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें ये टर्म एल्टन मायो ने दिया था, जो वहां पे बैंक बायरिंग जो जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें ग्रुप डायनेमिक्स को उन्होंने स्टडी किया था। तो रेट बस्टर वो होता है ग्रुप में, मान लीजिए कि 5 लोग मिलकर कोई काम कर रहे हैं जो कि कुछ ज्यादा काम कर लेता है, मतलब पर्सन हु डज टू मच वर्क।
तो उसको भी पसंद नहीं किया जाता है। ग्रुप का एक नॉर्म होता है कि इससे अधिक काम नहीं करना है, वो ग्रुप रेट बस्टर हो जाता है। और स्क्यूलर जो है चुगली खोर है, मतलब पर्सन पासिंग निगेटिव न्यूज अबाउट कोवर्कर, तो इसको भी पसंद नहीं किया जाता है। ये दोनों निगेटिव हैं ग्रुप डायनेमिक्स में। यहाँ पे देखिए मैच करने के लिए है पॉलीफंक्शनलिज्म। ये रिग्स ने जो दिया है उन सब पे बेस्ड है। पॉलीफंक्शनलिज्म उन्होंने बताया था कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी में, अब यहाँ पॉलीफंक्शनलिज्म जो है प्रिज्मेटिक सोसाइटी में, यस ये है। और एस्क्रिप्शन जो है वो, एस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, जो कि बर्थ बेस्ड जो राइट्स आपको मिलते हैं, जैसे कास्ट सिस्टम है, तो वो फ्यूज सोसाइटी, मतलब जो ट्राइबल सोसाइटी है जहां पे कि फंक्शन स्ट्रक्चर बिल्कुल फ्यूज्ड है, वहां पे है। यूनिवर्सलिज्म जो है वो डिफ्रैक्टेड सोसाइटी, मतलब जो वेस्टर्न सोसाइटी है जो डेवलप हो गया है, जहां के स्ट्रक्चर फंक्शन बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं, उसका प्रॉपर्टी। यूनिवर्सलिज्म क्या होता है, मतलब एक ही रूल सब पे लागू हो रहा है। पर्टिकुलरिज्म क्या है, तुम्हारा चेहरा देखो रूल देखो, मतलब यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल। तो वो प्रिज्मेटिक सोसाइटी का फीचर है। तो एक ही तो पॉली फंक्शनलिज्म जो है वो प्रिज्मेटिक सोसाइटी में है, मतलब एक स्ट्रक्चर बहुत सारा फंक्शन करता है, तो इंटीग्रेशन डेवलपमेंट एक ही बच गया। अब यहाँ पे आइए, लेसा फेयर लीडर। ये तो फ्रेंच वर्ड है, मैंने आपको बताया। लेसाज फेयर का मतलब होता है नॉन इंटरवेंशनिस्ट। तो ऐसा लीडर क्या होगा, डिजर्टर होगा। डिजर्टर मतलब कि छोड़ देगा, जो भी है वो ठीक है, मतलब लीडर को कोई मतलब ही नहीं है, जो हो रहा है वो हो रहा है। कंट्री क्लब लीडर ऐसा होता है जो कि बहुत ह्यूमनिस्ट होता है, वो एम्प्लॉय का सुख दुख, उसके फैमिली में क्या चल रहा है, तो वो कंप्रोमाइजर एक तरह से हो जाता है। वैसे अच्छा माना जाता है ये, लेकिन एक तरफ झुकने से थोड़ा टास्क इफेक्ट होता है। टास्क मैनेजमेंट लीडर जो है मिशनरी जील से काम करता है, उसके लिए तो ये है कि जो टास्क इंपॉर्टेंट है उसको इससे मतलब नहीं तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, तुम्हारी क्या निजी या जाति परेशानी है। और टीम मैनेजमेंट लीडर को आप एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं। पता नहीं ये बहुत अच्छा वर्ड तो नहीं है, लेकिन यही एक फिट बैठता है यहाँ। अरेंज द एल्टन मायोज एक्सपेरिमेंट इन ए क्रोनोलॉजिकल असेंडिंग ऑर्डर। अब ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ही नहीं। हॉथोरियन एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था, सबसे पहले उन्होंने एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट किया, फिर उन्होंने रिले असेंबली टेस्ट किया, फिर उन्होंने इंटरव्यू वाला प्रोग्राम किया, और फिर चौथा बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन स्टडी, जो मैंने भी आपको बोला ग्रुप डायनेमिक्स का। इस तरह से अरेंज कर लीजिए। अरेंज द फॉलोइंग स्टेज इन इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डेवलपमेंट। तो ये ठीक है, लेकिन वर्डिंग बहुत अच्छी नहीं है। प्रिंसिपल अप्रोच वो है जिसमें कि हेनरी फायोल, गुलिक, उर्विक और साइंटिफिक मैनेजमेंट और बेवर, ये सब मतलब बिग 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 यूनिवर्सल जो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाया जा रहा था कि दुनिया में कहीं भी वो यूज किया जा सकता है, वो था 1927-38 तक। तो पहला तो ये हो गया इकोलॉजिकल। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर अप्रोच आता है जो साइमन लेके आते हैं 40s से। फिर इकोलॉजिकल अप्रोच 60s में आता है, और उसके बाद ऑफ कोर्स पब्लिक पॉलिसी अप्रोच तो कंटेम्प्रेरी है। द परफॉर्मेंस बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, चलिए ये बस याद कर सकते हैं कि ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी जो है उसने रिकमेंडेशन दिया था, और उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस बजट लाया गया था, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी। और यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी के बारे में आप जान लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अभी तक दो ही एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बैठी है। फर्स्ट एआरसी 1966 में सेटअप किया गया था, मोरारजी देसाई जो बाद में प्रधानमंत्री बने वो इसके चेयरमैन थे। सेकंड एआरसी जो है 2005 में सेटअप हुआ था, वीरप्पा मोइली जो कांग्रेस के लीडर थे वो इसके चेयरपर्सन थे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन होता क्या है, जो इंडिया में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कैसे मतलब रिफॉर्म किया जाए, सुधार किया जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दो बार आई है तो दोनों का आप जान लीजिए। और उसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के रिकमेंडेशन पे परफॉर्मेंस बजट इंडिया में लागू किया गया था। अब यहाँ पे थ्योरी एक्स और वाई आ जाता है, ये मैंने शायद कई बार आपको बताया है, इसको आपको जानना चाहिए। थ्योरी एक्स एंड वाई जो है डगलस मैकग्रेगर ने दिया था 1950-60s में। उन्होंने इसमें बेसिकली ये कहा था कि क्या मोटिवेशन होता है, कैसे एक इंडिविजुअल को ड्राइव किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन में कि वो ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस को वो फुलफिल करे बेस्ट अपने एफर्ट से। उसमें उनको कहना था कि जो
थ्योरी जो एक्स टाइप ऑफ पर्सन होते हैं उनको बाय फोर्स करना होता है, वो आलसी होते हैं, उनको जब तक चाबुक ना मारो तब तक वो काम नहीं करते हैं। और थ्योरी वाई जो है वैसे मतलब उस टाइप का थिंकिंग है जहाँ पे कि ह्यूमन के बारे में पॉजिटिव अप्रोच रखा जाता है कि ह्यूमन खुद सेल्फ मोटिवेटेड होता है, यदि उसको कुछ वैल्यू दिखेगा तो वो खुद ही अपने से आगे बढ़ेगा, उसको केवल रास्ता दिखाना है और एक सही सिस्टम जो है बनाना है। तो इसमें वैल्यूज ह्यूमन डिग्निटी यदि आप देखेंगे तो और कुछ बनता नहीं है, बाकी सब जो है थ्योरी एक्स वाली है। नेग्लेक्ट सोशल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, नहीं, इसमें सोशल नीड को नेग्लेक्ट नहीं किया जाता है। बिलीव्स इन कोअर्सन, नहीं, इसमें कोअर्सन नहीं किया था थ्योरी वाई में। सपोर्ट्स अनरिलेंटिंग सुपरविजन एट वर्क, नहीं, ये सब सब थ्योरी एक्स का है। तो आप थ्योरी एक्स भी इससे समझ सकते हैं। वोट ऑन अकाउंट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बजटरी प्रोसेस, अभी मैंने आपको बताया बजट के बारे में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि एक सरकार जा रही है, मतलब उसके टर्म खत्म हो रहे हैं और पूरा फुल ईयर का बजट वो नहीं बना पा रही है, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है, नई सरकार को ये मौका मिलना चाहिए। ऐसे कई अवसर होते हैं, कोई वॉर हो गया, कुछ इमरजेंसी हो गई, तो ऐसे में वोट ऑन अकाउंट जो है पास करा लिया जाता है। इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन होती नहीं है, मतलब ये एक बहुत क्विक मेथड है जिसमें पार्लियामेंट कहती है कि चलो ठीक है, तुमको हम 2 महीने के लिए तुमको वोट ऑन अकाउंट पास कर देते हैं, लेकिन तुम 1/6 जो साल भर का जो एस्टिमेट है डिमांड फॉर ग्रांट का, उतना से अधिक खर्च नहीं कर सकते हो। मान लीजिए कि मतलब 120 रुपए का साल भर का बजट है, तो इसका 1/6 जो है 20 रुपी जो है, इतना ही आप खर्च कर पाओगे 2 महीने में। तो वो काफी होता है, इसको वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बजट, अब तो ऐसा कम होते चला गया है कि बजट अब 1 फरवरी को होता है, पहले जब 29 से 28 फरवरी को होता था तो बजट पास करने में ही मई जून हो जाता था। तो ऑलवेज वोट ऑन अकाउंट पास करा लिया जाता था, और हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक ऑर्डर आती थी कि देखिए आपको वोट ऑन अकाउंट के तहत अप्रैल और मई जो है न्यू फाइनेंशियल ईयर का, वो केवल 1/6 ही खर्च करना है। वो एक तरह से कंस्ट्रेन होता है किसी भी मिनिस्ट्री पे, तो उसको वोट ऑन अकाउंट कह लीजिए, मतलब टेम्पोररी वोटिंग, टेम्पोररी बजट। फिर यहाँ पे मैच करने के लिए है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो ये आपको जानना चाहिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी एक तो बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, पार्लियामेंट की कमेटी है एक, जो कि लेखा जोखा रखती है। जितने जो जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का जो रिपोर्ट सीएजी का आता है वो पीएसी ही एग्जामिन करती है। तो एक तरह से पूरे इंडिया भर में जो है क्या कैसे फाइनेंसेस मैनेज हो रहा है, कैसे एक्सपेंडिचर हो रहा है, उस पर जो वॉच डॉग जो है वो पार्लियामेंट के बिहाफ में पब्लिक अकाउंट कमेटी है। और ये कॉन्सेप्ट 1921 में ही आ गया था, आजादी के पहले से। जो जोनल काउंसिल है ये नेहरू जी ने स्टैब्लिश किया था एज पार्ट ऑफ स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब आई थी। सेंटर स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है ये आर्टिकल 256 से 263 में लिखा हुआ है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है आर्टिकल 263 में, तो कई बार इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आर्टिकल से इंटर स्टेट काउंसिल भी जो है आपस में स्टेट के कोऑर्डिनेशन के लिए और उनके बीच में कोई यदि कंफ्लिक्ट हो तो उसको सुलझाने के लिए बनाई गई एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है। अब यहाँ पे आप देखिए कि कुछ टर्म हैं जैसे साइबरनेटिक्स, लैंग्वेज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम। ये मैंने ये क्यों आपको यहाँ पे दिया है, जस्ट एक टिप्स बताने के लिए, मैं आपको टिप्स भी बताते जाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, जब मैंने इस क्वेश्चन को पहली बार देखा, और मैं हमेशा ऐसे ही टैकल करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि इसमें से कोई एक भी मैं ठीक से जानता हूँ कि नहीं। तो सपोज मैंने अभी आपको बताया कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रेप वाइन बोलते हैं, ये मैंने आपको डिटेल में बताया। अब मैंने देखा क्या इससे ही मेरा क्वेश्चन बन रहा है C1, और सी में आप यदि देखेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन में 1 है। तो वाओ, आपका काम ही बन गया। अब आप हमको बाकी जानना ही नहीं है, हमें नहीं जानना है कि किसका क्या मैच होगा, और सीधा हम सी मार देंगे। ये आपको मैं एक टिप्स बता रहा हूं, अब आप पढ़ लीजिएगा बाकी को। बार्नार्ड, ये बर्नर्ड जो है मैंने आपको पढ़ाया है, ऑफ कोर्स आप लोगों ने, बहुत लोगों ने उसको देखा नहीं है, लेकिन बार्नार्ड भी एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जोन ऑफ इंडिफरेंस एंड कई थ्योरी उन्होंने दिया है, फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव उन्होंने लिखा है। और हर्बर्ट साइमन तो मैंने आपको पढ़ाया है। दोनों जो बिलीव करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ऑथोरिटी पे उन्होंने रिसर्च किया कि ऑथोरिटी क्या है। ऑथोरिटी मतलब क्या होता है, एक सुपीरियर जो ऑर्डर करता है और उसको लोग फॉलो कर लेते हैं, सबऑर्डिनेट। वो क्यों फॉलो करते हैं, कई तो मतलब डर के करते हैं, कई इज्जत से करते हैं, कई चूंकि वो ऑथोरिटी को पावर होती है पनिश करने की इसलिए करते हैं, कई रीजन से करते हैं। इन दोनों जो थ्योरिस्ट हैं इनका कहना है कि ये जो अथॉरिटी है इट रेस्ट ऑन द कॉन्सेंट ऑफ सबऑर्डिनेट। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इनका मानना है कि अथॉरिटी सुपीरियर में निहित नहीं है, सबऑर्डिनेट में निहित है। सबऑर्डिनेट यदि मानता है
कि हाँ हमारा ये बॉस है, इसका बात मानना चाहिए, तो बस ऑथोरिटी उतनी ही आपकी है। आपको एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा, ऐसा एक अप्रोच रखना पड़ेगा कि सबऑर्डिनेट कभी आपको ना कह ही नहीं सके। और इसके लिए जो है बर्नार्ड ने जो है उन्होंने दिया जोन ऑफ इनडिफरेंस का कॉन्सेप्ट। और इसी तरह का जो है जो कॉन्सेंट ऑफ अथॉरिटी टाइप की जो है कॉन्सेप्ट जो साइमन ने भी दिया। मतलब जोन ऑफ इंडिफरेंस क्या है, मतलब एक ऐसा ब्रेन में एक मतलब उसके बना हुआ है सबऑर्डिनेट के कुछ फंक्शन जो कि वो बिल्कुल ऑटोमेटिकली कंप्यूटर की तरह वो अपने सुपीरियर का मानेगा, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कोई यदि बॉस जो है अपने प्यून को बोलता है कि प्लीज हमें चाय पिला दो, तो वो कभी सोचेगा नहीं कि मैं क्यों आपको चाय पिला दूं। मतलब ये जोन ऑफ इनडिफरेंस है। लेकिन यदि वही बॉस बोलता है कि ये झोला लो और मेरे घर के लिए सब्जी खरीदो, तो उसके आंख में क्वेश्चन मार्क आएगा। वो जोन ऑफ इनडिफरेंस के बाहर है। वो आपका ऑथोरिटी मान भी सकता है, यदि आपका रिलेशन उससे ऐसा है, बोलेगा यस सर, लेकिन वो क्वेश्चन कर सकता है। तो ये जो है मेरे हिसाब से बी जो है सही है। द इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट वाज फ्रेम्ड इन। अब ये मैं जो है छोड़ देता हूं, ये इस टाइप के क्वेश्चन का कोई मायने नहीं है। विच आप नेट पे खोज लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैक्स वेबर्स मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए ऑफिसर्स आर मतलब उनकी जो आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी मैंने आपको पढ़ाया भी है। ऑफिसर्स आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ हिरार्की। हिरार्की ब्यूरोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फंक्स मतलब फीचर है। ऑल ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स आर टू बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल या क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनलिज्म या मेरिट पे उसका सिलेक्शन होना चाहिए, उनके टेक्निकल क्वालिफिकेशन पे। कंट्रोल इन द ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन पर्सनली अप्लाइड रूल्स। नो नो नो, इम्पर्सनल रूल पे। पर्सनलिटी पर्सनली कहीं आता ही नहीं, आपको हम नहीं पहचानते। ब्यूरोक्रेसी में होता है जो रूल्स रेगुलेशन है वो यूनिवर्सल है, इम्पर्सनल है, मेरे ऊपर भी लागू होता है, आपके ऊपर भी लागू होता है। ब्यूरोक्रेसी यही है। ऑफिशियल परसू देयर कैरियर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यस, यहाँ पे कैरियर ब्यूरोक्रेट होते हैं, मतलब जो कि लॉन्ग टर्म जो है अपने कैरियर को उसमें प्रोग्रेस करते हैं। Which one of the following does not come in the ambit of recommendation by the फाइनेंस कमीशन। ये भी अच्छा है, आपको पता है अभी 15 फाइनेंस कमीशन बैठी हुई है, श्री एन के सिंह इसके चेयरमैन है, जिसके रिकमेंडेशन 21 से लेकर 26 तक जो है लागू होगी। फाइनेंस कमीशन बेसिकली क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन स्टेट। क्योंकि यूनियन बहुत सारा टैक्स वसूलती है लेकिन खर्चा तो स्टेट में होता है, इसलिए पूरे टैक्स प्रोसीड का कितना परसेंट स्टेट को जाना चाहिए, फाइनेंस कमीशन बताता है। द प्रिंसिपल टू बी फॉलोड बाय द सेंटर व्हाइल गिविंग ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है CFI इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये खजाना है भारत सरकार का। उससे जो ग्रांट इन एड जो सेंटर देती है वो किस बेसिस पे देगी, प्रिंसिपल पे, ये भी ये देखते हैं। अब आ जाइए डी पे, सी को बाद में देखेंगे। एनी अदर मैटर्स रेफर टू बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट, वो तो रहता है, ये सब में लिखा रहता है प्रेसिडेंट को। अब यहाँ पे देखिए कि ये कहता है द अमाउंट ऑफ मनी टू बी एलोकेटेड टू स्टेट फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। नहीं, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया क्या होता है आपको जानना चाहिए। जैसे प्रोविडेंट फंड है, बहुत स्मॉल सेविंग्स है, बहुत सारे ऐसे लाइबिलिटी जो जो पीपल पैसा देती है, बॉन्ड का पैसा, ये सब वो सब एक पब्लिक अकाउंट में रखा जाता है, और वो लाइबिलिटी है गवर्नमेंट को, उसको लौटाना पड़ता है कुछ साल बाद, इसलिए वो खजाना नहीं है, इसलिए उसमें फाइनेंस कमीशन का कोई रोल नहीं होता, इसलिए सी इसका सही आंसर है। According to Herbert Simon's decision making theory, the decision maker know all the alternative। नहीं, नहीं जानता है, मतलब ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। नो द यूटिलिटी और वैल्यू ऑफ ऑल अल्टरनेटिव। नो, सबका कॉस्ट बेनिफिट भी नहीं जानता सब अल्टरनेटिव का। हैव एन ऑर्डर्ड प्रेफरेंस अमॉन्ग ऑल अल्टरनेटिव। नो, चूज ए कोर्स ऑफ एक्शन विच इज सेटिस्फाइंग। यस यस, वो एक सेटिस्फाइसर होता है, गुड एंड बड डिसीजन लेता है, क्योंकि सभी अल्टरनेटिव को ना तो वो खोज सकता है, ना उसका कॉस्ट बेनिफिट निकाल सकता है, क्योंकि उसके पास टाइम, एनर्जी, इंफॉर्मेशन कंस्ट्रेन है। इसी को वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैन बोलते हैं, और इसी को वो बाउंडेड रैशनलिटी कहते हैं। ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज सेटअप इन ए सिटी विथ ए पॉपुलेशन ऑफ नॉट लेस देन 5 लाख। तो सीधा याद कर लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द इमरजेंस ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एनपीए। एनपीए के लिए क्या क्या था फैक्टर, मैंने यहाँ लिख दिया है, ये आप पढ़ लीजिए। जो हॉनी रिपोर्ट जो था वो हायर एजुकेशन फॉर पब्लिक सर्विस, ये उसका एक मतलब एक कैटलिस्ट था। फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस हुई थी, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसने भी हेल्प किया। मेनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968 में जो हुई उसने भी किया, और उसमें जो बुक निकली थी टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मेनोब्रुक पर्सपेक्टिव, फ्रैंक मैरिनी का 1971 में, और
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस एडिटेड बाय ड्वाइट वॉल्डो, ये सब ने हेल्प किया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लाने में। इसमें से जो यहाँ पे आप देखिएगा तो मिनोब्रुक है, हनी रिपोर्ट है, वॉल्डोज बुक है, तो चौथा सीधा बन जाता है, सीधा आप डी जो है वो मतलब सही आंसर है, ये नहीं है। Which one of the following statement correctly defines the term prismatic society? ये तो रिग्स ने जो है हम लोग की जो सोसाइटी है, थाईलैंड, फिलीपींस, जो भी डेवलपिंग कंट्री, उसको उन्होंने प्रिज्मेटिक सोसाइटी कहा। जो ट्राइबल सोसाइटी है, जो एकदम एंशिएंट वर्ल्ड में होता था, उसको उन्होंने फ्यूज्ड कहा। जो वेस्टर्न वर्ल्ड डेवलप्ड है, उनको उन्होंने डिफ्रैक्टेड सोसाइटी कहा। तो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द प्रिज्मेटिक सोसाइटी, तो सीधा आप देख लीजिए, मैंने आपको पढ़ाया है, फॉर्मलिज्म होती है, ओवरलैपिंग होती है, हेट्रोजेनिटी होती है, यही तीन इसको जो है डिफाइन करते हैं। यहाँ डिटेल में हम नहीं बता रहे इसका मीनिंग क्या है, वो तो मैंने पूरी इस पे वीडियो बनाई हुई है। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर, फैसिलिटीज डेलीगेशन, फैसिलिटेट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, प्रोवाइड फॉर ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, मेक्स कंसेंसस पॉसिबल। इसमें से कौन सा हिरार्की का काम है? हिरार्की मतलब क्या होता है? इस तरह से लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर, फिर सबऑर्डिनेट, उसका सबऑर्डिनेट, उसका सबऑर्डिनेट, तो ये हिरार्की है। यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड भी समझिए कि जैसे ये सबऑर्डिनेट है, ये सबऑर्डिनेट है, तो इसका एक ही बॉस है, आप देख रहे हैं ना, एक ही बॉस है, तो एक बॉस होने को यूनिटी ऑफ कमांड बोलते हैं। तो हिरार्की का ये मेरे अनुसार से ये तीनों काम है। वैसे आप बहुत इस पे डिबेट कर सकते हैं कि कंसेंसस पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, तो 2 और 3 होगा, भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन सेटर ने किस तरह सोचा है। लेकिन हिरार्की क्यों कंसेंसस बनाती है? क्योंकि बॉस इज ऑलवेज राइट, तो इसलिए कंसेंसस बन जाती है, उसको फोर्स भी आप कह सकते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड जो मैंने आपको बताया वो यही है कि एक जो सबऑर्डिनेट है उसका एक ही बॉस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डज नॉट, ये बहुत अच्छा है, निगेटिव से बहुत सावधान रहिए। जब भी डज नॉट नॉट आता है तो आपके जो है एंटीना आपके खड़े होने चाहिए कि इसमें कहीं कुछ लैंग्वेज में प्रॉब्लम होंगी। तो यूनिटी ऑफ कमांड डज नॉट मीन दैट वन सबऑर्डिनेट विल रिसीव ओनली वन ऑर्डर। तो ये मीन करता है, इसीलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। डज नॉट मीन दैट ए सबऑर्डिनेट विल हैव ओनली वन सुपीरियर, ये भी मीन करता है, यही तो मीनिंग है इसका। इसलिए मीन दैट ऑल यूनिट्स आर पुट अंडर वन हेड, यस ये गलत है, ऐसा थोड़ी है, ये इट डज नॉट मीन दिस, इसीलिए यही सही आंसर है। डज नॉट रिजल्ट इनटू ए श्रिंकिंग एपेक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये श्रिंक करता है। सही आंसर सी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनी बिल, ये भी मनी बिल आपको बहुत अच्छी तरह जानना चाहिए, काफी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन का जब आएगा जिक्र तो मनी बिल के बारे में पूछा जाएगा। मनी बिल वो बिल होता है जो कि पैसे से लेन देन, मतलब जो टैक्स लगाना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालना, डिस्ट्रीब्यूट करना, कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज करना, अप्रोप्रिएट करना, और इस टाइप का जो रेवेन्यू से रिलेटेड है, ये सारी चीजें जो खर्च और प्रबंधन, जो कंसोल मतलब खजाने से पैसा निकलना और उसमें आना, टैक्स लगा करके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों, इन सब से रिलेटेड जो मामला होता है वो मनी बिल होता है। चूंकि ये इतना इंपॉर्टेंट होता है, इकोनॉमी उसी पे चलती है, इसीलिए इसमें लोकसभा को खासा पावर दिया गया है, क्योंकि वो पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव उसमें होते हैं। दे कैन ओनली ओरिजिनेट इन लोकसभा, सही बात है, दे ओरिजिनेट इन राज्यसभा नहीं। राज्यसभा कैन रिकमेंड अमेंडमेंट, यस, लेकिन लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। नहीं मानेगा तो 14 दिन में ऐसे ही मनी बिल पास माना जाएगा। एंड बोथ द हाउसेज हैव इक्वल पावर ओवर द नो, इसलिए सही क्या क्या है, 1 and 3। Which one of the following is not the objective of DPSP, Directory Principle of State Policy? To establish a welfare state, yes. To ensure socio-economic justice, ये आप तो है ही, 39 BC याद कीजिए। To establish a religious, आप इसको पढ़ के ही कह सकते हैं कि ये नहीं है, तो एक ही अब चूंकि सही है तो ठीक है। इंडियाज रैंक इन द रिसेंटली पब्लिश्ड, अब तो उस समय का क्वेश्चन है, ये तो 2016 का है, लेकिन अभी भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। 2019 में भी जो लास्ट अवेलेबल है उसमें 131 है HDI इंडेक्स। चकमा हजांग जो है रिफ्यूजी, आपको पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वेर स्टैब्लिश बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर, मैंने इस पे वीडियो ही बनाया है, मेरे अनुसार से जितना मैं खोज पाया हूं कि ये पार्टी उन्होंने नहीं बनाया था, तो ये दोनों उन्होंने बनाया था, इसलिए इसको 2 और 3 आप मार सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है? जो किसी एक्ट से बनता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है? जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र किया हुआ है। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है? जो सीधा एक कैबिनेट के रिजोल्यूशन या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनता है, जैसे प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये सब सब नॉन स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है।
अब इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इलेक्शन कमीशन, सीएजी, एनएचआरसी और सीआईसी। इसमें से कौन कौन सा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो आपको पता है इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनल है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल आर्टिकल 148 के अनुसार। एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। और ये दोनों जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब का जिक्र नहीं है, ये एक्ट से बने हुए हैं। जैसे ये जो है इंडियन जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 से बना हुआ है, इसी तरह ये भी एक्ट से बना हुआ है। टेलर्स, अब हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं 74। टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वर बेस्ड ऑन, ऑफ कोर्स फर्स्ट हैंड एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, वर्क प्रोसीजर। अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल अनरेस्ट शायद आप नहीं कर सकते, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नहीं है, कंफ्यूजिंग है, क्योंकि उन्होंने जो अपना एक प्रिंसिपल हार्मनी का भी दिया था, उसमें ये था कि यदि डिवीजन ऑफ वर्क होगा बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर, तो दोनों में जो है एक हार्मनी बना रहेगा, अनरेस्ट नहीं होगा, तो इसलिए वो भी था। लेकिन यहाँ पे चूंकि तीन ही है, तो 1 2 3 मेरे हिसाब से ज्यादा सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वेबर्स मॉडल मेक्स ब्यूरोक्रेसी, ऑफ कोर्स फिर से जो है ब्यूरोक्रेसी के फीचर्स पे हम आ गए हैं। इट इज रूल ओरिएंटेड, यस। वैल्यू न्यूट्रल, यस। क्लाइंट सेंटर्ड, नो। यही तो इसकी कमजोरी है, इसको कोई क्लाइंट से खास मतलब ऐसा पर्सनल नाता है नहीं। इम्पर्सनल, यस, अभी मैंने आपको बताया। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो 1 2 4 हो जाएगा। यहां पे आप देखिए जो इसेंस है, पॉलिसी डिसीजन इज द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तो सीधा जो है क्लासिकल थ्योरी है। इट इज ए आउटकम ऑफ ग्रेप वाइन, तो ये खुद ही जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है। मतलब पॉलिसी डिसीजन द रिजल्ट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन, तो पोस्ट मॉडर्निज्म, आपको पता है कि पोस्ट मॉडर्निज्म में कुछ भी ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं थे, सब जो है सोशल कंस्ट्रक्शन है, मतलब जैसा आप कंस्ट्रक्ट करते हैं सोशल डिस्कोर्स से, वही चीज बन जाती है पॉलिसी डिसीजन। और इट इज ए डिसीजन ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, तो डेमोक्रेटिक थ्योरी, तो ये सब खुद ही अरेंज्ड है ये। For which of the following bill the prior sanction of president is required before they are introduced in parliament? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बिल ऐसे होते हैं जिसमें कि सीधा जो है पार्लियामेंट में उसको गवर्नमेंट नहीं प्रस्तुत कर सकती है, उसके लिए प्रायर जो है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन या अप्रूवल चाहिए होती है। वो सभी मनी बिल होते हैं, और जो बिल कंसर्न विद अल्टरेशन बाउंड्री ऑफ द स्टेट भी उसमें आते हैं, इसलिए बोथ 1 और 2 के लिए जो है प्रायर परमिशन प्रेसिडेंट की रिक्वायर्ड होती है। Who among the following is held as the father of local self government in India? ये तो सीधा याद कर लीजिए, लॉर्ड रिपन को जो है कहा जाता है, जो मुझे मेमोरी से लगता है कि 1881 सबके आसपास में उन्होंने काफी चीजें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए इंडिया में किया, बहुत सारे रूल्स लाए, रेगुलेशन लाए, इंस्टीट्यूशन लाए। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी केम इनटू एग्जिस्टेंस? ये इतना गंदा क्वेश्चन है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। मैंने क्यों ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता था कि 73rd अमेंडमेंट पार्ट 9 में है, इसको याद कर लीजिए, ये आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक है, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और जो म्यूनिसिपैलिटी की है 74th अमेंडमेंट, बस यहाँ पार्ट ए लग जाता है 9A, और ये आर्टिकल 243 का ये ओ तक है, तो ये पी से लेके जेड जी तक है। यदि इतना आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का एक पार्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है कोऑर्डिनेशन प्लानिंग होनी चाहिए। अब ये 244 तो होगा नहीं, 242 तो होगा नहीं, क्योंकि 243 है, तो यही दो बचा। तो आपका बहुत ज्यादा चांस है कि शायद आप इसको सही मार लें, क्योंकि 50-50 हो गया। सही आंसर है ये, और ये जो है म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन है उसके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ कोऑर्डिनेशन की बात है। ये जो है बेसिकली सही आंसर है। अब यहाँ पे मैच करना जो है ये तो आसान होना चाहिए। रिग्स, आपको पता है कि जैसे ही रिग्स को आप देखेंगे इकोलॉजी वाले पे मारेंगे, इकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हर्बर्ट साइमन को एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर से आप मैच कर सकते हैं, और इसी दोनों से आपका काम बन जाएगा यदि आप इसको देखेंगे तो। वैसे एलडी वाइट ने जो है वो ये जो है ये वाली बुक द इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है, तो बाकी एक ही बच जाता है, उसको मैच कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अब आप इसको पढ़ लीजिए, ये सभी जो इसमें है वो सब ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन की फीचर है ए ब्लेंड ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट, यस। ए मास ऑफ पीपल इनसाइड इट, ये है। ए फ्रेमवर्क ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन है। ए सिस्टम ऑफ सर्विस टू आउटसाइडर, ये है।
तो सभी सही है। अब यहां मैच कीजिए जो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक तो ट्रेडिशनल थ्योरी है जिसको आप पुराना थ्योरी कह सकते हैं। तो ये ऑफ कोर्स जो है ये ट्रेडिशनल थ्योरी जो है टास्क ओरिएंटेड होगा, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी जो है एम्प्लॉय ओरिएंटेड होगा, सिस्टम थ्योरी जो है वो इंटरकनेक्टिव, सिस्टम क्या होता है, इंटरकनेक्टिव पार्ट जो आपस में इंटरैक्ट करते हैं और मिल करके एक होल बनाते हैं। तो चौथा जो बच गया वो यही जाएगा, सिचुएशनल डिजाइन थ्योरी, ओपननेस होगा, मतलब जैसा सिचुएशन हो वैसा बदले, तो इन्वायरमेंट के साथ हमेशा जो है एक ओपननेस होनी चाहिए, ओपन एंड क्लोज ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट। Which one of the following committee had recommended people's participation in community development? जहां भी आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड कमेटी आए, सीधा आप बलवंत राय मेहता कमेटी को याद कीजिए। ये 50s में, शायद 1957 में ये कंस्टिट्यूट हुआ था, शायद मैं बोल रहा हूँ मेमोरी से। और ये जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के फंक्शनिंग के एग्जामिनेशन के लिए हुआ था, लेकिन बाद में इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था पे भी अपना रिकमेंडेशन दिया, इसलिए फर्स्ट कमेटी बन गई पंचायती राज व्यवस्था पे। अशोक मेहता कमेटी भी पंचायती राज पे है, एल एम सिंघवी भी पंचायती राज पे है। व्हाट डज बाजार कैंटीन मॉडल रिप्रेजेंट? मैंने आपको पढ़ाया है फ्रेडरिक्स, देखिए तीसरा चौथा क्वेश्चन है। जो इकोनॉमिक जो सब सिस्टम है प्रिज्मेटिक सोसाइटी का, उसको उन्होंने नाम दिया था बाजार कैंटीन। और जो साला मॉडल था वो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम था। उन्होंने बहुत सारे यूनिक नेम वेम दिए थे, प्रिज्मेटिक आप खुद देख सकते हैं, select and many other kind of जो interesting उन्होंने nomenclature दिया था। तो बाजार कैंटीन मॉडल इज द इकोनॉमिक सब सिस्टम ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी। प्रिज्मेटिक सोसाइटी फिर से आप याद कीजिए जिस तरह के हम लोग सोसाइटी हैं, जो इन बिटवीन है ट्राइबल सोसाइटी जिसको उन्होंने फ्यूज्ड सोसाइटी कहा, और जो डेवलप्ड सोसाइटी जिसको उन्होंने डिफ्रैक्टेड सोसाइटी कहा। ये सारा उन्होंने जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बेसिस पे कहा। ऐसा फ्यूज्ड सोसाइटी वो था रिक्स के अनुसार जिसमें कि एक ही स्ट्रक्चर सभी फंक्शन करता है। प्रिज्मेटिक सोसाइटी, डिफ्रैक्टेड पहले लीजिए, डिफ्रैक्टेड वो इसमें कि हर फंक्शन के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। और प्रिज्मेटिक है जहां पे कि सब घालमेल है, ओवरलैपिंग है, जैसे कि एक ही स्ट्रक्चर बहुत सारे फंक्शन करता है और एक ही फंक्शन के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर है। Which one of the following is not a characteristic of साला मॉडल? अभी मैंने आपको बताया साला मॉडल प्रिज्मेटिक सोसाइटी, तो इसमें जो है क्या नहीं है, अगेन नॉट पे ध्यान दीजिए। निपोटिज्म इसमें होता है, सेलेक्ट टाइप का है, मतलब एक क्लब और सेक्ट का मिला जुला रूप होता है, फंक्शनल डिफ्यूजन भी इसमें घुस जाता है, लेकिन ऑन्टरप्रेन्योरशिप तो इसमें होगा नहीं, इसलिए यही सही आंसर होना चाहिए। ऑन्टरप्रेन्योरशिप तो पॉजिटिव है, साला मॉडल में सब निगेटिव बात है। पॉली कम्युनलिज्म मैंने अभी आपको बताया, ये भी फ्रेडरिक्स फ्रेडरिक्स से देखिए कितने क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन शायद ये इस पेपर में है। तो ये जो पॉली कम्युनलिज्म बेसिकली फ्रेडरिक किस तरह कहते हैं, ये जो हम लोग की तरह की सोसाइटी होती है इसमें कई कम्युनिटीज जो हैं वो उसके अलग अलग नॉर्म वैल्यूज होते हैं, इथिक्स होते हैं, और सब आपस में जो है एक तरह का एका नहीं होती है, मतलब कि वैल्यू प्लूरलिज्म आप कह लीजिए। पॉली कम्युनलिज्म का मतलब यह है कि बहुत सारे कम्युनिटी में जो है समाज बटा रहता है, एक नहीं हो पाता है, तो इसको प्लूरल सोसाइटी कह सकते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड? अब स्पैन ऑफ कंट्रोल होता क्या है कि एक जो बॉस है उसके अंदर में कितने सबऑर्डिनेट आप रख सकते हैं, मतलब जो उसको डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। अब इस पर भी कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा नहीं रख सकते हैं। एक बॉस जो है कोई यदि आप 20-25 सबऑर्डिनेट दे दीजिए तो फिर वो उसको नहीं कर पाएगा हैंडल, क्योंकि इसके अपने सबऑर्डिनेट होंगे, अपने होंगे। तो लेकिन ये डिपेंड करता है स्पैन ऑफ कंट्रोल की कितना सबऑर्डिनेट को आप हैंडल कर सकते हैं। इन सब पे आप पढ़ लीजिए, सारी चीजों पे कई बार पूछा जाता है, इसलिए सारे इसमें सही है। ए बिल इज डीम टू बी ए मनी बिल इफ इट कंटेन्स, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि मनी बिल किसको बोलते हैं। इसमें जो है ये सारे ही जो है मनी बिल है। इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, जितने भी टैक्स लगते हैं, रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो लोन लेती है चाहे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड, अप्रोप्रिएशन मतलब उसे निकालना, तो अप्रोप्रिएट जो मनी करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो, और कस्टडी ऑफ द कंटीजेंसी फंड, कंटीजेंसी फंड मतलब बाढ़ भूकंप कहीं हो गया तो वो एक फंड बनाया जाता है, तो उससे जो है पार्लियामेंट के बिना इसके भी जल्दी से आप जो है उससे खर्च कर सकते हैं। तो कस्टडी ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा अभी कंफ्यूज कर रहा हूं, मुझे लगता है कि मनी बिल कंटिजेंसी फंड तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से निकाला जाता है, तो मनी बिल इसमें आएगी कि नहीं चेक कर लीजिएगा, या तो ये होगी या ये होगी।
शायद देख लीजिएगा। ये तो डेफिनेटली, ये 3 तो डेफिनेटली है, चौथे को चेक कर लीजिएगा। Which of the following accounts is are not maintained by the Comptroller and Auditor General of India? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। CAG जो है वो पहले जब एस्टेब्लिश किया गया था तो वो सेंटर स्टेट दोनों के अकाउंट को देखता था। सेंटर ने अपना अकाउंटिंग अलग कर लिया, उसके लिए उसने कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स बिठा दिए, तो अब अकाउंट्स ऑफ स्टेट देखता है, और यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट्स को भी देखता था लेकिन अब तो देखता है नहीं। तो इसलिए जो है, अब इसमें तो इन्होंने ऐसा रखा ही नहीं है, तो 1 और 3 हो सकता है, लेकिन अब वो भी नहीं बचा है। डिफेंस का अपना अलग अकाउंट्स होता है, रेलवे का अपना अलग अलग अकाउंट सर्विसेज होती है, डिफेंस अकाउंट सर्विसेज भी अलग है। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता था, लेकिन अभी सही मायने में देखें तो केवल सीएजी जो है स्टेट के ही अकाउंट को मेंटेन करता है। ऑडिट तो सबके करता है वो, लेकिन अकाउंट यदि आप देखें तो केवल स्टेट गवर्नमेंट। सही आंसर मेरे हिसाब से 1 होना चाहिए, लेकिन वो कोई ऑप्शन ही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट करेक्ट? इसको पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है, इसको आपको पूरा ज्ञान दे रहा है। केवल एक इसमें बकवास लिखा है जो आप में से सभी लोग इसको पकड़ सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट में क्या वो रिस्पॉन्सिबल प्रेसिडेंट को होंगे? कभी ऐसा होगा नहीं, ना गवर्नर को होंगे ना प्रेसिडेंट। वो अपने लेजिस्लेचर जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको रिस्पॉन्सिबल होंगे, इसलिए ये तीनों सही है, इसको पढ़ लीजिए। मिनोब्रुक 2 जो दूसरा कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, मिनोब्रुक सेकेंड कॉन्फ्रेंस 1988 में हुआ था। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें अटेंड किसने किया था। ये तो इतना अकवर्ड क्वेश्चन है। किसने अटेंड किया था? इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल थिंकर, बिजनेसमैन, ये सब तो करेंगे ही। अब लीगल एक्सपर्ट क्यों करेंगे? मुझे नहीं लगता है कि लीगल एक्सपर्ट करेंगे, क्योंकि इसमें एनपीएम का कॉन्सेप्ट आया था, तो बिजनेसमैन भी इसमें आ गए होंगे, पॉलिटिकल थिंकर तो रहेंगे ही, इकोनॉमिस्ट तो रहेंगे क्योंकि वो बाजार से रिलेटेड था, तो लीगल एक्सपर्ट शायद नहीं होंगे। सही आंसर इसमें डी होगा। विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी? मैंने आपको पढ़ाया है कि एक स्टेट है, एक सिविल सोसाइटी है। स्टेट जो है पॉलिटिकल है, सिविल सोसाइटी प्राइवेट हो जाता है। तो इसमें से कौन सा नहीं आता? अब लेजिस्लेचर जो है वो तो नहीं आएगा ना सिविल सोसाइटी में, वो तो स्टेट का पार्ट हो जाएगा, स्टेट का ऑर्गन है लेजिस्लेचर। बाकी सब आएगा, प्रेशर ग्रुप, पीयर ग्रुप, एनजीओ एंड ऑल काइंड ऑफ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर लिबरलाइजेशन इन इंडिया विच वन इज नॉट ए कोर सेक्टर? ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत सही नहीं है। ये स्ट्रैटेजिक सेक्टर शायद पूछना चाह रहे हैं। कोर सेक्टर इंडिया में 8 है, आप इसको देख लीजिए, ये 8 हैं। इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर। अब इसमें से आप देखेंगे स्ट्रैटेजिक तो डिफेंस है, एनर्जी है, रेलवे, रोडवेज, रेलवे हो सकता है स्ट्रैटेजिक, तो रोडवेज तो डेफिनेटली स्ट्रैटेजिक नहीं है, तो शायद शायद ये कहना चाह रहे हो शायद। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ये तो छोड़ दीजिए, ये मैं खोज भी नहीं पाया, मैंने देखा ऐसा कुछ है नहीं। अब वो कहीं उस समय में होगी 2016 में किसी न्यूज में। एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फर्स्ट टाइम मेरे अनुसार से यूएसए में एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स की बात आई, जब स्पॉयल सिस्टम जो है, जिसको कि पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जब उसमें बहुत हो हल्ला हुआ, तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स की बात पहली बार आनी शुरू हुई। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जनरली फोकस्ड ऑन द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन इतना आर्बिट है, आप खुद देख लीजिए। मैंने आपको कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बताया, वो थ्योरी बिल्डिंग के लिए यूज होती है, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे तो आप कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस। हु इनशिएटेड द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एज ए कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस? ये भी जो है, मैंने इस पे कोई खास रिसर्च नहीं किया है, मैं अपने प्रायर नॉलेज से बोल रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने अपने रिपोर्ट में जो है गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट दिया था, इसलिए ये शायद सही है। वैसे ये बहुत कोई अच्छा क्वेश्चन है नहीं। रिग्स, ये जो है अच्छा क्वेश्चन है। रिग्स थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी इज डिराइव फ्रॉम द स्टडी ऑफ, उन्होंने जो स्टडी किया था थाईलैंड, कोरिया, फिलीपींस, इन सब का किया था, इंडिया का भी थोड़ा बहुत किया था, तो ए इसका सही आंसर है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इन सब इश्यूज पे गवर्नमेंट को कंसल्ट करना है। यूपीएससी पता है क्या है? यूपीएससी एग्जामिनेशन लेती है, रिक्रूटमेंट करती है, लेकिन इसके अलावा वो एक एडवाइजरी बॉडी है इन रिलेटेड टू ये सारे मैटर। आप पढ़ लीजिए, सब के लिए जो गवर्नमेंट है उनको यूपीएससी से सलाह लेना पड़ता है, लेना चाहिए, इसलिए ऑल। विच वन इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ, और यहां पे आपको बता दूं कि 315, 316, 17, ये सब जो है ना, शायद 320 तक जो है वो यूपीएससी से रिलेटेड है आर्टिकल, ये भी जान लीजिए। 312 जो है वो ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड आर्टिकल है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ये तो चलिए अच्छा है, इसमें आपको बाकी सब है, डिलीवरी ऑफ हाई क्वालिटी सर्विस, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ऑटोनॉमी, लेकिन एनोनिमिटी थोड़ी हो गया, एनोनिमिटी तो छिपा हुआ तो है नहीं, तो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। वन विच वन ऑफ द मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। विच वन ऑफ द रिट कैन बी इशूड एज ए मैटर ऑफ राइट। अगेन ये बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, ये क्या पूछना चाहते हैं मतलब लैंग्वेज देखिए, विच वन ऑफ द रिट्स कैन बी इशूड एज ए मैटर ऑफ राइट, व्हाट इज दिस। मैंने आपको रिट इतनी बार पढ़ाया, आपको भी याद हो गया होगा, लेकिन विच वन ऑफ द रिट कैन बी इशूड एज ए मैटर ऑफ राइट। भाई कोर्ट को राइट है हर तरह के रिट इशू करने का, एज ए मैटर ऑफ राइट, आई डोंट नो क्या ये इनके मन में क्या है, सेटर के मन में शायद ये कुओ वारंटो है, जिसमें ये पूछा जाता है कि किस अधिकार से आप इस कुर्सी पर बैठे हो, किस राइट से आप बैठे हो, शायद इससे अधिक मैं नहीं बोलूंगा। An office of Comptroller and Auditor General of India came into existence for the first time under। अब ये जो मैंने जितना भी खोजा, देखिए कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का ऑफिस तो इंडिया में 1858 सब में ही बन गया था, मतलब अंग्रेजों के टाइम में ही, जैसे ही उन्होंने अपने हाथ में क्वीन ने शासन लिया था तभी बन गया था। लेकिन इन सब में जो है ऑडिटर जनरल लिखा हुआ है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार आर्टिकल 148 में सीएजी का जिक्र आया, तो मेरे हिसाब से ये सही है। लेकिन अगेन ये बहुत ही वेग क्वेश्चन है ये, लेकिन वे क्वेश्चन नहीं है। स्मार्ट जो गवर्नमेंट, स्मार्ट का जो फुल फॉर्म होता है गुड गवर्नेंस का कंपोनेंट है, यह सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट। इसमें से आप देख सकते हैं कि मॉडल वर्ड नहीं आता है, इसलिए ये नहीं है, बाकी तीनों है। ड्यूरिंग द डिस्कशन इन पार्लियामेंट गुलेटिन, ये मैंने आपको बताया, मैंने कई जगह कहा भी है, एग्जामिनेशन गाइड में भी है, कि इसमें गुलेटिन होता क्या है, जहां पे कि आपके पास में समय नहीं है, अब आपके पास में 1 घंटा है और आपको 10 बिल पास करने हैं, तो बिना डिस्कशन के जब आप सारे बिल को एक ही साथ एकदम इन ब्लॉक पास कर देते हैं, ब्लॉक वोटिंग भी बोलते हैं, तो नॉट डिस्कस ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम, तो गुलेटिन बोलते हैं, अच्छा नहीं माना जाता है। Which one of the following is not a is a principle of budget? Is a principle, not नहीं, is a principle। अब यहाँ पे देखिए ये सब बाकी बहुत चीज लिखी हुई है, लेकिन सही मायने में ये एक प्रिंसिपल है, रूल ऑफ लैप्स। ये है क्या रूल ऑफ लैप्स? ये कहता है कि आपको मैंने 100 रुपए दिए किसी काम के लिए बजट के थ्रू, यदि आपने साल के अंत में 90 रुपए खर्च किए तो 10 रुपए आपका लैप्स कर गया, वो फिर जो है खजाने में, इंडिया खजाने में वापस हो जाएगा। ये रूल ऑफ लैप्स है, और यही जो है बजट का एक प्रिंसिपल है, बहुत सारे और प्रिंसिपल। द कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस बजट केम इनटू वोग इन द ईयर, अमेरिका में ये 1949 में आया, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, हूवर कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये एक एडिशनल क्वेश्चन बन जाता है कि किसने किया था, तो हूवर कमीशन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, परफॉर्मेंस बजट को इंडिया में भी लाया गया। आपने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के कहने पे, इन इंडिया ऑडिट वाज सेपरेटेड फ्रॉम अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट भी करता है, अकाउंट भी करता है, लेकिन इन दोनों फंक्शन को 1976 में सेपरेट कर दिया गया, ऑडिट वाज सेपरेटेड फ्रॉम अकाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट अबाउट ए सिस्टम? आपको पता है सिस्टम क्या, मैंने कई बार बताया है, इसमें एक इनपुट है, आउटपुट है, ये एक सिस्टम है, इसमें फीडबैक है। सिस्टम में बहुत सारे पार्ट होते हैं जो मिल करके जो है इंटरेक्ट करते हैं आपस में, मिल के ऑर्गेनिक होल बनाते हैं। ये जो इन्वायरमेंट है या कहिए इकोलॉजी, उससे वो लगातार जो है वो एडजस्ट करते रहते हैं, इसको एक सिस्टम बोलते हैं। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स टू फॉर्म एन ऑर्गेनिक होल। यस, इट हैज ए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पार्ट, नो इंटरडिपेंडेंट पार्ट। इट हैज ए आइडेंटिफाइबल बाउंड्री, यस देख रहे हैं आप, बाउंड्री यहाँ पे है। एंड इट इंटरेक्ट्स ओकेजनली विथ एनवायरनमेंट, नो कंटिन्यूअसली, इसलिए सही क्या है 1 and 3। विजिलेंस कमीशन अब इंडिया में देखिएगा सीवीसी बना है 1964 में, ये भी आप याद कर सकते हैं, ये भी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना था, परहैप्स नहीं, ये इसको मैं वापस लेता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन तो मुझे लगता है शायद 1966 में बना था, तो उसके रिकमेंडेशन पे हुआ होगा कि नहीं, बस चेक कर लीजिएगा। विजिलेंस कमीशन जो है अभी जो इंडिया में है वो मल्टी मेंबर बॉडी है, एक सीवीसी है, दो जो है वीसी है, विजिलेंस कमिश्नर है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसलिए ये भी गलत है। ये सिंगल मेंबर बॉडी नहीं है, इसलिए सही आंसर है मल्टी मेंबर बॉडी। The practice of zero-hour discussion in India came into vogue in the year 1962। जीरो आवर होता क्या है यहाँ पे देखिए,
जीरो आवर जो है, जैसे ही पार्लियामेंट बैठती है ना, तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो क्वेश्चन आवर का होता है। वो 11 बजे से लेके 12 बजे तक होता है। फिर 12 से 1 के बीच में जो है जीरो आवर होता है। उसमें कोई भी क्वेश्चन कोई भी मेंबर पूछ सकता है बिना किसी प्रायर नोटिस के, लेकिन उसका आंसर देना मंत्री के लिए कोई जरूरी होता नहीं है। तो लेकिन वो एक बहुत अच्छा एक डेमोक्रेटिक वे है जिसमें कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी क्रॉप अप कर सकता है पब्लिक इंपॉर्टेंस का। फिर 1 बजे लंच हो जाता है और लंच के बाद जो है सीरियस बिजनेस शुरू होता है जो कि बिल पास वास करने से रिलेटेड होता है। तो जीरो आवर जो है यहाँ हो गया आफ्टर द क्वेश्चन आवर इज ओवर, करीब 12 बजे। इस 12 बजे को चूंकि जीरो आवर कहा था, इसलिए इसको जीरो आवर डिस्कशन भी कहा जाता है। A new trend of public control emerging in public administration in India is judicial activism। मतलब ये जो है जुडिशियल कंट्रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रेड टेपिज्म तो कंट्रोल नहीं है, इन एक्टिविज्म क्यों होगा, स्केपिज्म क्यों होगा, भागना। अब जुडिशियल एक्टिविज्म नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, द जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट्स स्टेम फ्रॉम द डॉक्ट्राइन ऑफ रूल ऑफ लॉ। इसी बेसिस पे जुडिशरी जो है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करती है कि एज पर लॉ आपको ये करना था, आपने क्यों नहीं किया, तो हम उसको जो है ओवर सुपरवाइज करेंगे या आपको कहेंगे कि नाली साफ करो, इंक्रोचमेंट हटाओ, वैक्सीन दो, दिस दैट जो भी। यहाँ पे देखिए कुछ बजट के बारे में लिखा हुआ है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बजट बोलते हैं, ये क्या होता है? पास्ट परफॉर्मेंस का लेखा जोखा और न्यू प्रपोजल, यही तो बजट है। अप्रोप्रिएशन बिल, मैंने आपको बताया अप्रोप्रिएशन मतलब जब आप पैसे निकालते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो अमाउंट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब पैसे जो निकालते हैं। देन वोट ऑन अकाउंट, मैंने आपको अभी बताया कि ये जो है प्रपोजल टिल अप्रोप्रिएशन इस पास, जब तक अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होता पूरे साल के लिए, तो 2 महीने के लिए 1/6 दे दिया जाता है। वोट ऑन क्रेडिट एक ही बच गया, ये प्रपोजल ऑन नेशनल इमरजेंसी, उस समय में ये पास किया जाता है। अब आइए डेलीगेशन, जो कि एक फॉर्म है डिसेंट्रलाइजेशन का, उसके बारे में है। इट इज द एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एब्डिकेशन मतलब क्या होता है? छोड़ के भाग जाना। तो ऐसा थोड़ी है, ये तो है नहीं। इट मीन्स कन्फरिंग ऑफ स्पेसिफाइड ऑथोरिटी बाय ए लोअर अथॉरिटी टू हायर। उल्टा है ना, इट इज नॉट बाय ए लोअर अथॉरिटी टू हायर, इट इज बाय ए हायर अथॉरिटी टू लोअर अथॉरिटी। ये भी नहीं है। इट इज सब्जेक्ट टू सुपरविजन एंड रिव्यू, यस। इट इज ए मेथड ऑफ डिवाइडिंग अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, यस। इसीलिए 3 और 4 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट लाइन एजेंसी। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने कई बार आपको बताया, एक होती है ऑर्गेनाइजेशन में लाइन एजेंसी और दूसरा होता है स्टाफ, ऐसा। ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल। लाइन ऑथोरिटी, अब आप इसको ऐसे एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए कि रेलवे का ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो लोग भी उसमें काम कर रहे हैं, जो ट्रेन को चला रहे हैं, जो ट्रैक को देख रहे हैं, जो सिग्नल को चला रहे हैं, जो रेलवे का स्टेशन मास्टर है जो सिग्नल देता है, जो सेफ्टी देख रहा है, सॉरी सेफ्टी हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो ट्रेन के ऑपरेशन में जितने भी लोग लगे हुए हैं वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब जो उसका कोर फंक्शन कर रहे हैं ट्रेन को चलाने में, गार्ड है, ड्राइवर है एंड ऑल। लेकिन वही जो उसका जो सुपरवाइजरी है या जो जो सपोर्ट फंक्शन कर रहा है, जैसे कि जो कंप्यूटराइजेशन कर रहा है कि रेलवे रिजर्वेशन कैसे कंप्यूटर से होगा, वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हॉरिजेंटल है। मतलब कि हॉरिजेंटल कहने का मतलब ये है कि वो उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन में वर्टिकल काम नहीं है कि नीचे से लेकर, आप देखिएगा कि एक गार्ड है, ड्राइवर है, खलासी है, उसके ऊपर से जो है पूरा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है रेलवे का, वो लाइन है। जबकि स्टाफ में जो है हॉरिजेंटल लेवल पे वो एडवाइस देता है लाइन को, इसीलिए इसको हॉरिजेंटल माना जाता है। इसको और मैं ठीक से एक्सप्लेन अभी नहीं कर पा रहा हूँ टाइम के पॉसिटी से, क्यों हॉरिजेंटल या वर्टिकल है, लेकिन आप इसको इस तरह से विजुलाइज कीजिए। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, दे वर्क डायरेक्टली टू अटेन द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यस। They directly deal with the people, yes. They provide information advice to the staff agency, नहीं, they take advice from the staff agency, they perform variety of function, तो कही सकते हैं। तो 1 2 4 को आप मार सकते हैं इसमें। ये क्यों दिया? they perform a variety of activities, ये तो कोई भी जनरल स्टेटमेंट। विच वन इज नॉट ए लिमिट टू पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें देखिए, पीपल को पार्टिसिपेट करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, यही गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें ब्यूरोक्रेसी की रिलेक्टेंसी है, ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी ब्यूरोक्रेसी में है, तो क्यों आने देना चाहेंगे पीपल को, और टाइम कंस्ट्रेंट भी पीपल के पास में, कहाँ उनको होश है। तो ये सब तो सही है, लेकिन वीक पार्टिसिपेटरी ग्रुप, ये पता नहीं ये कहना क्या चाहते हैं, लेकिन ये है भी नहीं, इसलिए इसका सही आंसर मेरे हिसाब से होगा।
हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड द टॉप ब्यूरोक्रेट। अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या हुआ? मिनिस्टर। ये जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, और जो सेक्रेटरी होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो जो है टॉप ब्यूरोक्रेट है इन स्टेट लेवल। तो इन दोनों के बीच में जो हेल्दी रिलेशनशिप है ये किस पे डिपेंड करता है पूछ रहा है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, कॉमननेस ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से कोई मतलब सेक्रेटरी को नहीं है। बिना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कॉमन हुए हुए भी दोनों में सामंजस्य हो सकता है। डोमिनेंस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट कुछ नहीं नहीं होना चाहिए। कमिटमेंट टू पॉलिसीज एंड प्रोग्राम होना चाहिए। तो 1 और 4। द चीफ सेक्रेटरी इज द, स्टेट में एक चीफ सेक्रेटरी होता है, सेंटर में जो है उसको आप कह सकते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, या आप यस कैबसेक जो है वो कह सकते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी जो होता है वो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, और उसके जो बाकी जो उसके फंक्शन आप देखिए वो चीफ ऑफ सेक्रेटरीज है, इसलिए चीफ सेक्रेटरी है। चीफ एडवाइजर टू गवर्नर तो कहना सही नहीं है, ये चीफ एडवाइजर टू स्टेट है, तो इसलिए ये तो सही नहीं है। हेड ऑफ द सिविल सर्वेंट ऑफ द स्टेट सही है, एंड ये सेक्रेटरी टू स्टेट कैबिनेट भी है, इसलिए 1, 3, 4 जो है वो सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन द कैबिनेट सेक्रेटरीट डज नॉट परफॉर्म। अब कैबिनेट सेक्रेटरीट क्या होता है? कैबिनेट की जितनी बैठक होती है उसका एजेंडा बनाना, मिनट्स बनाना, उसको सर्कुलेट करना, उसको देखना कि वो हो रहे हैं कि क्या कहाँ, यही है। तो प्रिपेयर एजेंडा फॉर द मीटिंग ऑफ कैबिनेट, ड्राफ्ट द मिनट्स ऑफ द कैबिनेट मीटिंग, यस, ड्रॉज अप रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्कशन एंड डिसीजन ऑफ द कैबिनेट कमिटी, ये ठीक है। एंड असिस्ट द मिनिस्टर इन द पॉलिसी मेकिंग, नो नो, इसलिए ये जो सही आंसर इसमें है डी, डज नॉट परफॉर्म, इसलिए डी डज नॉट परफॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अर्बिट है, मैंने ये क्यों ले लिया फिर भी, क्योंकि ये 1772 में हुआ था। अब एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप याद रखिए कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उन्होंने इसको जो है 1772 में ये लागू किया था इंडिया में, कलेक्टर का ऑफिस। बाकी सब इसमें बेकार ऑप्शन है, मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये जो है ये सारा सही है, ये आप पढ़ लीजिएगा। दे आर स्टैब्लिश इन द स्टेट बाय द एक्ट्स ऑफ कंसर्न स्टेट, हर स्टेट गवर्नमेंट अपना ब्ला 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 पढ़ लीजिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस क्या होता है आपको जानना चाहिए। इंडिया में 3 ही ऑल इंडिया सर्विस अभी हैं, जबकि और क्रिएट हो सकते हैं। एक है IAS, एक है IPS, और एक है IFOS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। IFS क्यों नहीं इसको कहते? क्योंकि इंडियन फॉरेन सर्विस भी एक, इसलिए इसको IFOS कह सकते हैं। अब इसके बारे में देखिए क्या सही है। आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द प्रोसीजर फॉर द क्रिएशन, यस सही है। द ऑल इंडिया, ये आपको अलग से क्वेश्चन भी पूछा सकता है। द ऑल इंडिया सर्विस एक्ट वाज इनेक्टेड 1950, नो 1951 में हुआ था, इसलिए ये गलत है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इज मैनेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट, ये सही है। ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस कैन बी क्रिएटेड बाय राज्यसभा, ये भी सही है। तो 1, 3, 4 हो जाएगा। विच वन इज नॉट ए कंट्रोल डिवाइस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रोल जो आप करते हैं जिससे कि आपका फोकस बना रहे, पर्पस बना रहे, उसको कंट्रोल कहते हैं। कैसे आप ऑर्गेनाइजेशन के पैरामीटर्स को कंट्रोल करते हैं, एम्प्लॉय को कंट्रोल करते हैं, उनका जो एक्टिविटी होता है उसको कंट्रोल करते हैं। तो MBO जो है मैनेजमेंट बाय एक्टिविटी, वो प्लानिंग कंट्रोल दोनों डिवाइस है। परफॉर्मेंस अप्रेजल तो बिल्कुल कंट्रोल डिवाइस है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है? जैसे कि जो इसमें ये होता है कि जब सब कुछ सही चल रहा है तो कोई इशू नहीं है, जहां कोई डेविएट हो रहा है केवल उस पर हम ध्यान देंगे जिससे कि कंट्रोल में आ जाए वो। तो ये भी कंट्रोल है, तो इसलिए चौथा केवल बच गया, इसी को आप मान सकते हैं। डी इसका सही आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू गुलिक एंड उर्विक द ट्वीन बेसिक वैल्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेयर। अब ये तो मैं खुद भी श्योर नहीं हूं, मैंने आपको इसमें कोशिश की खोजने की, लेकिन मुझे लगता है कि इफिशियंसी तो है ही, इंटीग्रिटी भी है, लेकिन आप सर्च कर लीजिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये बिल्कुल एकदम क्लियर है ये क्वेश्चन, कि एक पीरियड था जो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो 1948 से 1970 के पीरियड थे। यहाँ पे आप ये भी समझ लीजिए कि 1927-37 ये जो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दौर था।
1938 से 47 तक इसको चैलेंज किया गया, इस प्रिंसिपल को हर्बर्ट साइमन एंड अदर्स के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को ला करके, और 70 से 80 तक में तो अपना इन्होंने अपना वजूद जो है तैयार कर लिया। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एम्फसाइजेज ऑन, अब ये भी एक बहुत ही अर्बिट क्वेश्चन है, लेकिन मेरे अनुसार से ये कॉस्ट अकाउंटिंग होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि एनपीएम जो है वो इफिशियंसी इकोनॉमी पे ध्यान करता है कि कम से कम कॉस्ट में आपको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर के स्टाइल से पब्लिक सेक्टर को चलाने की कोशिश थी। तो इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट बच जाता है इसमें, इसलिए सही आंसर इसमें परहैप्स बी होगा। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसको एक बहुत हड़बड़ी में बनाया है, काफी मेहनत से बनाया है, क्योंकि इतने के लिए भी आप परहैप्स अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि कम से कम 6 आवर्स का ये जॉब है जिसके बेसिस पे मैंने किया है। तो यदि आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सबसे इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं, और कमेंट करें, पॉजिटिव कमेंट करें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कोई पॉइंट आउट करते हैं कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए, इससे मुझे फील होता है कि आप मेरे सीरियस स्टूडेंट हैं। तो ऐसा करें, खोजें और मुझे भी बताएं। मैं भी आपसे जो है, इट इज ए टू वे प्रोसेस, ये कम्युनिटी टू वे है। और वेबसाइट है, ईमेल है, टेलीग्राम है, ट्विटर है। टेलीग्राम को हो सकता है मैं जल्दी ही इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, सो बी से बाय, बहुत जल्द मिलेंगे। एक और वीडियो एटलीस्ट मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेकर के आऊंगा। बाय।